नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और वक्त हो गया है बड़ी बहस का। आज इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी की हुंकार की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। लोगों के बीच जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ विपक्षियों पर लगातार हमलावर भी हैं। प्रदेश की बदली कानून व्यवस्था से लेकर जन कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बलबूते सीएम योगी ने जहां निकाय चुनाव के पहले चरण में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में खूब माहौल बनाया, चुनावी सभाओं में मंच पर प्रत्याशियों का हाथ थामे रखकर परिवार के मुखिया का दायित्व निभाने वाले सीएम योगी ने महज 7 दिनों में 28 सभाएं और रैलियां की। तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी सभाएं कर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दूसरे चरण में यूपी के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़ और कानपुर में चुनाव होने हैं। सीएम योगी ने शुक्रवार को बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में खूब माहौल बनाया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने मिशन कर्नाटक के दौरे पर विपक्ष पर जमकर वार किया। फिलहाल पूरा पश्चिम के बाद अब दक्षिण में सीएम योगी के हिंदुत्व ब्रांड की लोकप्रियता से बीजेपी जनता को अपनी ओर खींचने की तैयारी में है। मां गंगा के पावन तट पर स्थित पवित्र तीर्थ गढ़मुक्तेश्वर की इस पावन धरा को नमन करते हुए हापुड़ जनपद विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ करके नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है और नगर निकाय चुनाव के माध्यम से जनता की बुनियादी सुविधाएं हो या फिर विकास के कार्यक्रमों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अभियान, इन सभी के लिए फिर से आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्राप्त करने के लिए मैं और मेरे साथ यह सम्मानित मंच आज हापुड़ जनपद में आया है। 11 मई को आपको नगर निकाय के चुनाव में भी भागीदार बनना है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट एक नई क्रांति को जन्म दे देता है। यह क्रांति सुशासन की होगी, विकास की होगी और राष्ट्रवाद की होगी। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोपीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। आज मुझे नगर निकाय चुनाव में, द्वितीय चरण के चुनाव में होने वाले बुलंदशहर के विभिन्न नगर निकायों के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबके आशीर्वाद के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मैं आप सभी बुलंदशहर के नागरिकों का इस अवसर पर हृदय से अभिवादन करते हुए आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी प्राचीन सम्मान को पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रहा है। याद करिए
2014 के पूर्व के भारत को अविश्वास देश के नागरिकों के मन में था। जगह जगह अव्यवस्था और अराजकता थी। वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा भारत खो चुका था। भारत के नागरिकों को स्वच्छ की निगाहों से देखा जाता था, लेकिन मात्र 9 वर्ष के अंदर भारत की इस तस्वीर को बदल करके, अविश्वास को विश्वास में बदल करके वैश्विक मंच पर भारत के प्रति हुई जो एक धारणा थी, उस धारणा को बदलने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आज किया गया है। एक और जब आज भारत और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हरीश चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी हैं। अशोक कुमार तिवारी जी आपका स्वागत है। साथ ही सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र दुबे जी आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में श्रीवास्तव जी आपके साथ ही कर रहा हूं। लगातार मुख्यमंत्री की रैलियों को हम देख रहे हैं, अब दूसरा चरण नजदीक है। किस तरह की उम्मीदें दूसरे चरण को लेकर आप लोगों की हैं? पहले चरण में चूंकि वोटिंग परसेंटेज 50 के आसपास रहा, 52% के आसपास रहा, तो दूसरे चरण में उम्मीदें क्या और ज्यादा हम कर सकते हैं? और विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जनता अब बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। श्रीवास्तव जी देखिए, विपक्ष के पास और कोई विजन है, और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जिस तरह से आप लगातार 2014 से देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, 2014, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव हुए, सरकार के चुनाव हुए, और अब ये स्थानीय निकाय का चुनाव। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने लोक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन के माध्यम से, कल्याण योजनाओं की क्रियान्वयन के माध्यम से एक संवेदनशील मुखिया के रूप में जनता जनार्दन के साथ खड़े नजर आए, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास को एक व्यापक आयाम देने का काम कर रहे हैं, तो चाहे एक्सप्रेस वेज का निर्माण हो, चाहे एयरपोर्ट के निर्माण हो, काशी कॉरिडोर का निर्माण हो, अयोध्या में भगवान श्री राम लला के मंदिर का निर्माण हो, विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण हो, नैमिषारण्य का विकास हो, और वृंदावन का विकास हो। ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे लगातार जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों के को रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, औद्योगिक विकास को लेकर के, डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के जिस तरह से काम हो रहे हैं, उससे आज उत्तर प्रदेश के लोगों की एक आस जगी है कि उत्तर प्रदेश अब देश की विकास का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। और जब ये औद्योगिक विकास की, डिफेंस कॉरिडोर की योजनाएं पूरी तरह से साकार होकर के आ जाएंगी, क्योंकि किसी उद्योग के विकास में 7-8 साल का समय लग जाता जी, तो जिस तरह से रोजगार की वृद्धि होगी और इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की जो बूस्टअप आएगा, वो आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के चेहरे पे खुशहाली ला रहा है। वो लोगों उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर के एक समृद्धशाली उत्तर प्रदेश के और समृद्धशाली उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक आशा की किरण साकार होने जा रही है। हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, कमल निशान के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का कोई भी उत्सव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सच्चे नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी जनता जनार्दन के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। वो छोटे कस्बे हों, वो छोटी नगर परिषदें हों, नगर पंचायतें हों, तो ये जो लोकतंत्र के साथ में जनता के साथ सीधा संवाद की प्रक्रिया है। और
परफॉर्मेंस की जो नीति है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया, जिसको लेकर जनता जनार्दन का पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है। और एक मैं ये कह सकता हूं जी कि नगर निगमों में तो 100%, और आप देखेंगे नगर परिषदें, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, जी इनमें आपको 90% तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ठीक है परिणाम आने की मैं उम्मीद करता हूं। जी। और वो जनता जनार्दन का जो उत्साह और भरोसा है, उसके आधार पर कहते हैं। चलिए, अशोक कुमार तिवारी जी बड़ा बेसब्र हो रहे हैं आपके बातों का जवाब देने के लिए। तिवारी जी रखिए अपनी बात। बीजेपी तो ये कह रही है कि जनता का समर्थन है, आप लोग कह रहे हैं कि समर्थन नहीं है। सबसे बड़ी चीज आशाजनक तब लगता है जब भाजपा बिल्कुल हवाई बातों करने में बहुत आगे निकल जा रहे हैं। आप सच्चाई आप समझिए, जो कि सारी किसी आम जनता की जो सच्चाई है आज बिल्कुल उजागर हो चुकी है जी। आज आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। स्थानीय निकाय के मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और जनता उसी पर वोट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूट रहे हैं, पसीने। भारतीय जनता पार्टी स्थानीय मुद्दों को हवा में उड़ाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी बातें ला करके कर रही है। स्थानीय निकाय का चुनाव है, इसमें स्थानीय बातें होनी चाहिए, लेकिन आप अगर गौर कीजिए तो भाजपा के बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी कहीं से भी स्थानीय मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है हमें स्थानीय मुद्दे दिखाई दे रहे हों। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, सहारनपुर हो, कन्नौज हो, और जिस तरह से जनता ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है, और इस चुनाव में जो अंडर करंट चल रहा है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वो छिपा हुआ नहीं है। पहले चरण के मतदान से काफी कुछ स्पष्ट हो चुका है। चाहे लखनऊ का ही चुनाव ले लीजिए आप। आज स्थिति यह है कि जनता अब आशा भरी निगाह से, स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के, और जिन्होंने लखनऊ और उत्तर प्रदेश को काफी चीजें दी हैं, यानी कि विकासवादी दृष्टिकोण को रखा है, ऐसे विकासवादी पुरुष अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी का इस समय जलवा है। और आप समझें कि जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें समाजवादी पार्टी के काफी सीटें जीतेंगी, और इतनी सीटें जीतेंगी कि लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और भाजपा के खोखले वादे, जो धरती की पूरी तरह खोखले और निराधार साबित हो रहे हैं, चारों तरफ सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां बह जा रही हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था कंट्रोल में नहीं है, छुट्टा जानवर लोगों को जो है चलने नहीं दे रहे हैं सड़कों पर। जो हालत हो गई है इस समय, चाहे किसान की हो, चाहे बेरोजगार की हो, चाहे आम जनता की हो, चाहे महिलाओं पर जो त्रासदी हो रही है, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, तो उसको वो छिपा हुआ नहीं रह गया है। अब घड़ा भर चुका है, और जो घड़ा भर चुका है तो ये घड़ा फूट जाएगा अब। और इस चुनाव से शुरुआत होने जा रही है, स्थानीय निकाय के चुनाव से शुरुआत होने जा रही है। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को भुगतना। ठीक है सुरेंद्र दुबे जी, सर आपने दोनों को सुन लिया, कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं सर निकाय चुनाव का, पहले चरण का भी और आने वाले वक्त में जो 11 तारीख को दूसरा चरण होना है उसको लेकर? चूंकि बीजेपी तो अपने योजनाओं की बातें कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर धराशायी है पार्टी और इसलिए जनता से जुड़े असल मुद्दों से बच रही है। देखिए, जब मैं भाजपा के लोगों को सुनता हूँ जी, मुझे लगता है कि इनका एक कोई रिकॉर्डेड स्पीच है जो वो नगर निकाय में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हर जगह वही बातें गिनाते हैं। देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव इस बात पर बेसिकली होते हैं, सड़क की सफाई, स्ट्रीट लाइट, घरों में पानी पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, और सबसे बड़ा कि कूड़ों के ढेर हटाए गए कि नहीं हटाए गए। नगर निगम जहां है वहां ये कि भाई वहां जमीनें जो दी जा रही है उनमें कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, एक पार्क बढ़िया बन रहा है कि नहीं, उनमें मालियों की व्यवस्था है कि नहीं, इन सब बातों की कोई चर्चा नहीं। और मुझे लगता है कि जब विपक्ष ये कहता है कि ये चर्चा नहीं, तो विपक्ष भी उनकी बातों की चर्चा नहीं करता। विपक्ष भी जो सत्ता पक्ष है उनका जो प्रचार उसकी काट में इस कदर मशगूल हो जाता है
वो भी स्थानीय निकायों की बहुत बात करता नहीं नजर आता। अगर हमें ये न बताया जाए कि किस चुनाव पर चर्चा हो रही है, तो हम किसी बात का जवाब इन्हीं भाषणों पर दे सकते हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। अब लॉ एंड ऑर्डर के निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं, वो एक अलग व्यवस्था है। वो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं उसका मुद्दा होता है। पुलिस नगर निकाय के अंतर्गत नहीं होती तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। फिर राष्ट्रवाद, अब राष्ट्र प्रेम देखने के लिए नगर निकाय में कोई वोटिंग नहीं होती। या फिर ये है कि साहब वो जो धार्मिक मुद्दे उनको उठाने की बात होती है जी। जब योगी जी बात करते तो मोदी जी चर्चा करते कि मोदी जी के नेतृत्व में देश कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन सच्चाई है कि ये कोई बात नहीं करता है जी कि स्थानीय निकायों की उपेक्षा होने से सामान्य आदमी की जो सामान्य समस्या है उनकी पूरी तरह उपेक्षा होती है। शहरों में सफाई नहीं हो रही है, नलों में, घरों में पानी नहीं आ रहा जहां नगर पालिका के थ्रू पानी आता है। कूड़ों के ढेर यथावत लगे हुए हैं और वो मतलब सभी शहरों में वही स्थित है। बस खाली कंपनियां बदली जा रही है, नए लोग रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है स्थानीय निकाय चुनावों को स्थानीय निकायों से संबंधित आवश्यकताओं तक केंद्रित करना चाहिए, तभी इन चुनावों का कोई फायदा है। और ऐसा नहीं हो रहा है, इसी का परिणाम है कि आपको जो मतदान का प्रतिशत बहुत गिरा दिखाई पड़ा। मैं लखनऊ का लीजिए आप, तो यहाँ जो चुनाव हुए, मतदान हुआ 35% के आसपास मतदान जी। अब अगर लोकतंत्र में, और वो भी लखनऊ ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जमीन पर 35% लोग मतदान करते हैं, ये दुखद है। इसको हम अपने लोकतंत्र के सुदृढ़ होने की बात नहीं मान सकते। जी ठीक है सर। अब श्रीवास्तव जी से इसका जवाब लेते हैं सर। हरिशंकर श्रीवास्तव जी, अब बीजेपी, समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि आप स्थानीय मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों प्रादेशिक मुद्दे बार बार उठा रहे हैं, देश के मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, स्थानीय मुद्दे पर आप लोगों ने काम नहीं किया है, इसलिए आप लोग क्या बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा आरोप आपके मुख्य विपक्षी दल का है। देखिए आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनकी अपना उनका एनालिसिस है, उनका विचार है। लेकिन आदरणीय दुबे जी से मैं एक बात कहूंगा और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे भी एक बात कहूंगा जी। कानून व्यवस्था तो हर व्यक्ति के लिए और हर स्थान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अगर आप उसको विधानसभा के लिए महत्व देते हैं तो उतने महत्व वो रखता है स्थानीय निकाय के लिए, नगर निगम के लिए, नगर पालिकाओं के लिए और पंचायत। क्योंकि कानून व्यवस्था तो सभी के केंद्र में है। कानून व्यवस्था ठीक रहेगी तो चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे स्टेट इकाई हो या कहीं, वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से तभी चल सकती हैं जब कानून व्यवस्था। ये सड़क, बिजली, पानी, तमाम बातें भी तो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि इन पर आप बात कब करेंगे। आ रहा हूँ। और दूसरी बात, बिजली की बात आदरणीय सुरेंद्र जी ने कही, अशोक तिवारी जी ने भी कही। समाजवादी पार्टी की सत्ता शासन को भी अच्छी तरह से आदरणीय दुबे जी ने भी और अशोक तिवारी जी ने भी देखा है और पूरे प्रदेश को जाना समझा है। कितना बिजली आती थी, अगर आज पूरे उत्तर प्रदेश में छोटे शहरों में भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे बिजली आ रही है। गांव में भी 16 घंटे, 18 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को, जो 6 घंटे आना मुश्किल थी। और हजारों वो गांव और मजरे जहां कभी बिजली का प्रकाश गया नहीं था, वहां भी अगर आज बिजली है तो ये कहीं न कहीं सरकार का कार्य ही बोल रहा है। आज घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हर घर नल योजना के तहत जिस तरह से पेयजल की व्यवस्था सरकार कर रही है, कुमार जी,
वो जो बुंदेलखंड का इलाका हो, मिर्जापुर का जो बहुत पानी पेयजल की जहाँ बहुत दिक्कतें थी, आज जिन घरों में पेयजल की उपलब्धता हो रही है, ठीक है, उनसे आप इस बात का जी जो उनका अनुभव है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब और जहाँ तक कूड़े की ढेर की बात कहा, सड़कों की बात कही, सड़कें तो आप लखनऊ को देख लीजिए या कहीं को देख लीजिए, मैं बहुत इक्का दुक्का कहीं सड़कें कुछ खराब हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा शहर नगर नहीं मिलेगा जहाँ की आज सड़कें बहुत बढ़िया किस्म की नहीं है। मैं तो प्रदेश भर में जाता रहता हूँ और ठीक है जाता हूँ, और आप लोग भी जाते होंगे, आदरणीय सुरेश जी भी जाते होंगे। तो ये बातें कहना कि वो कोई वो एजेंडे में नहीं है। आप डिस्पोजल ये जो कूड़े से बिजली बनाने चलिए का तिवारी जी अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने अनुभव की बात कही है, ये स्थिति उनका अनुभव थोड़ा समझ लेते हैं सर, क्योंकि अब समय कम बचा हमारे पास। जी अगर हमको भी समय दीजिए सर, तभी तो बोल पाएंगे। ये डिबेट नहीं हो जाएगा, ये तो लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये लेक्चर हो रहा है, डिबेट। चलिए श्रीवास्तव जी अब तिवारी जी के पास चलते हैं, उनके अनुभव को थोड़ा समझ लेते हैं। बोलिए। स्पष्ट रूप से मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ, कट टू कट, जिससे दर्शक भी समझ पाए और भाई साहब लोग भी समझ पाए और भारतीय जनता पार्टी समझ पाए। आज जो दो बिंदु रखे हैं भाई साहब ने, दो बिंदु रखे हैं, एक विद्युत का और एक कानून व्यवस्था का। दोनों पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। विद्युत की जो भी व्यवस्था है, उसका ढांचा, आमूल ढांचा, उसका उत्पादन की व्यवस्था, उसमें सारे जो प्लांट लगे हैं, सब माननीय अखिलेश जी यादव ने मुहैया कराए हैं। आज उसी पर भारतीय जनता पार्टी उसी को संभाल नहीं पा रही है, एक भी प्लांट नहीं लगा पाई है। आज भाजपा उसी को नहीं संभाल पा रही है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास कर दिया उत्तर प्रदेश। कह रहे हैं हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी। नंबर दो बिंदु कानून व्यवस्था की बात आप सुन लीजिए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इक्का दुक्का चीजें कर देने से कानून व्यवस्था मजबूत नहीं मानी जाती। आप सुन लीजिए, अतीक से ही शुरू कीजिए। देवरिया में किस तरह से उसने गुंडागर्दी, देवरिया के जेल में किस तरह से अपहरण कराया, उसके लड़के का नाम आया, हटा दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद तब जाकर के उसका स्थानांतरण साबरमती जेल हुआ। साबरमती में भी जो है उसने षड्यंत्र किया, वहां मोबाइल का इस्तेमाल किया। दोनों जगह सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, गुजरात में भाजपा सरकार। ठीक है, सीधा आरोप है भाजपा अपने जेलों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जेलों को आरामगाह बना रही है। सीधा आरोप है कानपुर की घटना, सरेआम महिला और उसकी लड़की जला दी गई, आग लगा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, सारे अधिकारी बैठे रहे, तमाशा देखते रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा अमानवीय घटना उत्तर प्रदेश में कौन होगी? दूसरी आगे आइए, बलिया में किस तरह सरेआम जो है मारा गया, जो है और जो है अपराधियों को जो है ठीक है सर। चलिए अब हम उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में जो चुनाव होना है दूसरे चरण का, उसके लिए सर कम से कम स्थानीय मुद्दों पर बात हो सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से, और उन पर काम करने के लिए आगे कोशिश भी हो। और हम जनता से भी उम्मीद करेंगे कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा जरूर लें। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।